नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कोटा बीकानेर के बाद अब अजमेर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगामी 1 महीने तक अजमेर में प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सरकारी भवनों पर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में किसी भी धार्मिक पर्व का नाम नहीं लिया गया। एहतियात के तौर पर कलेक्टर ने पूरे जिले में रोक लगा दी है। तो आपको बता दें, कुछ ही दिनों में रामनवमी और महावीर जयंती पर्व आने वाला है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा और बीकानेर के बाद अजमेर में भी तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सरकारी भवनों पर आप नहीं लगा सकते हैं। तो फिलहाल आदेश में किसी भी धार्मिक पर्व का नाम नहीं लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने पूरे जिले में रोक लगा दी है। तो वहीं अजमेर में लगे प्रतिबंध पर बीजेपी नेता देवनानी ने सरकार पर हमला बोला और इसे तुगलकी फरमान करार दिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार लगातार हिंदुओं के त्योहारों पर प्रहार करती आ रही है। प्रारंभ में कोटा में 144 लगाई, उसके साथ बीकानेर में लगाई, फिर जोधपुर डिस्कॉम ने जो एक तुगलकी आदेश जारी किए, केवल रमजान के महीने में अल्पसंख्यकों के मोहल्लों में निर्बाध बिजली दी जाए, और उसके बाद अब अजमेर जैसे सौहार्दपूर्ण नगरी में 144 लगा करके आगामी दिनों में जिस प्रकार से महावीर जयंती, रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे त्योहार मनाए जाने वाले हैं, उस पर इस प्रकार का आदेश जारी करना कि वे अपने प्रतीक चिन्हों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो कि महावीर जयंती अहिंसो परम धर्म है, उसकी पताकाएं लेकर के लोग चलते हैं। रामनवमी भी अपनी पताका लेकर के चलते हैं, उसे चौराहे भी सजाते हैं। इस प्रकार का उस पर प्रतिबंध लगा करके कम बिना अनुमति के इस प्रकार के न किए जाएं, तो क्या हिंदू भी अपने त्योहार सरकार के सोच के अनुसार बिना अनुमति के नहीं मनाएंगे? और अब बात करौली हिंसा मामले की अपडेट की। करौली में कर्फ्यू को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कल कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील रहेगी। कर्फ्यू में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक ढील रहेगी। धारा 144 पूरे जिले में 12 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान लोग दूध, सब्जी, राशन, गैस सिलेंडर आदि आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गुरुवार को भी कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक की 2 घंटे की ढील दी गई। ढील के चलते लोगों को दूध, सब्जी, राशन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल आदि खरीदने के लिए छूट मिली। कर्फ्यू में ढील के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। कलेक्टर और एसपी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही दिन भर इलाके की सुरक्षा और शांति व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की गई। करौली हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। 20 लोगों को न्यायालय ने 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, जबकि 2 आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। मामले में पुलिस ने 80 लोगों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। की है यहाँ पर, और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ये निश्चय किया है कि आज चूंकि कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी थी, और सुबह जाके मैंने और एसपी साहब ने फीडबैक भी लिया, लोगों की भी ये मांग थी कि इसको और रिलैक्स किया जाए, तो कल हम 9 से 12 इसको रिलैक्स कर रहे हैं। जिसमें आज जो छूट दी थी, जैसे दूध की सप्लाई की व्यवस्था, सब्जियों की व्यवस्था, फलों वगैरह की व्यवस्था, इसके अलावा आटा, तो डेली चीज़ में डेली जो काम आती है उस तरह की आवश्यक वस्तुएँ, तो ये कल 3 घंटे हम छूट दें। कल कर्फ्यू में 3 घंटे की प्लानिंग की है। कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, बाकी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, तो ये डिसीजन लिया गया कि कल 9 से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। क्या देवा गुर्जर राजनीतिक साजिश का शिकार हुआ या उसे दोस्त की गद्दारी ने मार डाला? मरुधरा को हिलाकर रखने वाले इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक कांग्रेस नेता का नाम आने और उसके विधायक से कनेक्शन के बाद मामला सियासी रूप अख्तियार कर रहा है। देवा मर्डर में क्या है नया खुलासा? चित्तौड़गढ़ से देखिए सुभाष चंद्र बैरागी की ये रिपोर्ट।
देवा गुजर मर्डर का राजनीतिक कनेक्शन। कांग्रेस नेता का नाम विधायक से जुड़े तार। जिस देवा गुजर के दोस्त बाबूलाल गुजर पर हत्या का आरोप है, उसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज होता है और उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। वहीं इस मामले में जुड़ा दूसरा बड़ा आरोपी बलराम उर्फ बबलू जाट कांग्रेस के डिजिटल अभियान का प्रभारी बना दिया जाता है, जिसमें राजेंद्र सिंह विदुड़ी विधायक राजस्थान विधानसभा बेगू क्षेत्र की सहमति होने की बात सामने आती है। देवा गुजर की हत्या और हत्या में शामिल एक आरोपी बलराम उर्फ बबलू जाट के सियासी कनेक्शन ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर को नया मोड़ दे दिया है। आरोपी बलराम का कनेक्शन विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी से जुड़ने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। अभी इसमें एक अभियुक्त का नाम आ रहा है, वो कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान का प्रभारी भी है। तो इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये गैंगवार हुआ और देवा गुजर की हत्या हो गई। आरोप है कि शायद राजनीतिक कारणों और बहुत तेज गति से अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के कारण देवा गुजर की हत्या हुई। तो 26 मार्च को देवा की ओर से दर्ज शिकायत के बाद भी पुलिस का ज्यादा तवज्जो नहीं देना भी सवालों के घेरे में है। तो रावत बादशाह का इतिहास ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ अराजकता, इस तरफ तो गोलियां चल रही थी और पुलिस लोगों के अतिक्रमण हटाने में लगी हुई है। तो कहीं न कहीं पुलिस राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रही है। पुलिस ने उन मामले में छोटी धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए लोगों को लाभ दिया और उसके बाद 26 मार्च को आरके पुरम थाने में देवा गुजर ने अपनी एक शिकायत पेश की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे धमकाया जा रहा है, उससे पैसों की मांग की जा रही है। लेकिन खुद डाउन होने के कारण पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और ऐसे में शिकायत देने के महज 8 दिन बाद देवा गुजर की हत्या हो जाती है। कुछ हथियारबंद लोग सैलून पर बैठे देवा पर हमला करते हैं। चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव बोरावास से निकला देवा गुजर अपने कारनामों के दम पर एक ओर जहां सोशल मीडिया में हीरो बना, वहीं दूसरी ओर अपराध की दुनिया में भी नामचीन होता गया। उसकी हत्या और उसके बाद मामले के आरोपियों के नाम राजनीति से जुड़ने के बाद देवा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही। धीरे धीरे उन मुकदमों की संख्या बढ़कर 15 हो गई और उसे आरके पुरम थाने का हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया गया। और जैसे जैसे वो हिस्ट्री सीटर बना, उसके साथ ही उसके अपराध के कारनामे भी और बढ़ने लगे और अपराध के कारनामों के बढ़ने के साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गया। लगभग हर सोशल मीडिया अकाउंट पर देवा गुजर को देखा जा सकता था। इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम तरह के सोशल मीडिया अकाउंट वो संचालित करता था। रॉबिनहुड की छवि वाले देवा गुजर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट के 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे और यही कारण रहा कि उसकी हत्या के बाद काफी वक्त तक समर्थकों ने हंगामा किया। छोटी मोटी वसूली से शुरुआत करने वाला बोरावास का रहने वाला देवा गुजर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और एक बड़े डॉन के रूप में उसने अपनी पहचान बना ली। हालांकि डॉन देवा गुजर की जो हत्या हुई है उसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है प्रारंभिक तौर पर उसे साफ ये कहा जा सकता है कि डॉन देवा गुजर महज कुछ सालों में अपने रसूख और अपने भय के दम पर सोशल मीडिया में छाने के बाद अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया था। देवा गुजर मर्डर केस की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। हालांकि इस केस में शामिल रहे अपराधियों से जुड़े खुलासे इस हत्याकांड में सियासत और अपराध के स्याह गठजोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके कारनामों और उसके द्वारा किए जा रहे कृत्यों को सोशल मीडिया पर वो लगातार फेमस कर सके। यूट्यूब पर उसके 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स होना इस बात को साबित करते हैं कि कहीं न कहीं अपराध की दुनिया का ये बादशाह धीरे धीरे अपने कारनामों की वजह से यूथ में भी लोकप्रिय हो गया। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। और रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पूरे देश में 32 कैटेगरी में आने वाले जरूरतमंद लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश में बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी में आने वाले लोगों को राज्य सरकार 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध करवाती है। ये लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो एनएफएस
पोर्टल से जुड़े हुए हैं। अब राज्य सरकार ने एक बार फिर इस पोर्टल को शुरू कर दिया है। ऐसे में जो भी लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वे ई मित्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में विभाग ने इस योजना से जुड़े करीब 70 लाख अपात्र लोगों को हटाया है। इसमें करीब 1,11,000 तो सरकारी कर्मचारी थे जो गरीब बनकर 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं ले रहे थे, लेकिन विभाग ने इस बार ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जिससे इस बार केवल पात्र लोगों को ही इस योजना से जोड़ा जाए। भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लगभग 2 साल पहले लाए थे और मुख्यमंत्री महोदय ने भी उसी समय जन आधार कार्ड से राशन कार्ड के लाभ देने की बात कही थी। इन दोनों स्कीमों का लाभ लेते हुए खाद्य विभाग ने ये तय किया है कि जो अब पोर्टल को खोला गया है और बजट घोषणा के अनुरूप 10 लाख से ज़्यादा परिवारों को NFSA में जोड़ने का ऐलान किया गया है, उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आधार और जन आधार कार्ड के डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे अपात्र लोगों को मौके पर ही निरस्त करने की स्थिति में आ जाएंगे ताकि पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिले। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। दरअसल जब पुपरना के परीक्षा केंद्र में परीक्षा चल रही थी तो एक निजी स्कूल के 10वीं के छात्र सतीश की जगह स्कूल के फ्लाइंग ने दूसरे लड़के को परीक्षा देते पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में निदेशालय शिक्षा बोर्ड को एक पत्र भेजकर दी गई परीक्षाओं की जानकारी निकाली जा रही है। वहीं इनके गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अपूर्णा स्कूल में 10th क्लास का एग्जाम चल रहा था। उस एग्जाम के दौरान सतीश नाम का व्यक्ति, जिसको एक्चुअल परीक्षार्थी था, उसकी जगह पर कोई धनवास, जो हरियाणा नागल चौधरी में है, वहां का एक लड़का कपिल कुमार है, वो छत्ती से, वो उसकी जगह एग्जाम दे रहा था। तो उसको जब उसकी फोटो मैच नहीं करी तो उसे गहनता से पूछताछ करी तो उसने बता दिया। बच्चा पब्लिक माध्यमिक विद्यालय गुजरवाला प्राइवेट स्कूल का बच्चा है। ये दौड़ता हुआ 15 मिनट लेट है। मैं बाहर खड़ी थी, बच्चे को मैंने चेक किया, उसके पास परमिशन लेटर था। क्योंकि बच्चा पहले लेट हो चुका था इसलिए मैंने उसको रूम में जाने दिया परीक्षा कक्ष में। और 15 मिनट के बाद में जब वीक्षक हैं जो रूटीन चेकअप उसका कर रहे थे, सभी जांच कर रहे थे, तब उस बच्चे की फोटो का जो मिलान है, परमिशन लेटर मिलान बच्चे से नहीं हुआ। उधर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि आने वाले समय में आरटीडीसी की होटलों की कायाकल्प की जाएगी और उपेक्षा की शिकार इन संपत्तियों को वापस से पुराना वैभव लौटाया जाएगा। अजमेर दौरे पर आए राठौड़ ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कोरोना की मार मानव जाति के बाद सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग पर पड़ी है और राजस्थान पर्यटन नगरी होने के कारण काफी पीछे हो गया है। लेकिन अब सीएम गहलोत ने बजट में पर्यटन प्रोत्साहन के लिए 1000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है, जिसकी पहली किश्त के 200 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं और सबसे पहले प्रदेश की शान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को शुरू करने पर रेल मंत्रालय के साथ सहमति बन गई है। राठौड़ ने कहा कि जल्द ही आरटीडीसी की होटलों की भी कायाकल्प होगी। चपेट थी, इसलिए आरटीडीसी भी उससे अछूती नहीं रही और अब हमारा प्रयास है कि आरटीडीसी को वापस इसका जो पुराना वैभव है वो इसका लौटा है। तो आरटीडीसी की जितनी भी अच्छी होटल्स है, जिसमें अजमेर ज़िले में आपको पता है खादिम है, पुष्कर की जो सरोवर में जो हमारी होटल है, पुष्कर के मेले में आप सब लोग पत्रकार बंधु और जब गए होंगे देखा होगा कि किस ढंग के कल्चरल प्रोग्राम पुष्कर जो ढाणी थी आरटीडीसी की, उसमें रुकने की सिफारिशें आती थी कि भाई हमको आरटीडीसी का रूम मिल जाए। और अब बात अलवर की, जहां गुरुवार को इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन हुआ। इस मौके पर देश भर के कारोबारियों ने अलवर में निवेश के लिए अपनी सहमति दी। इस मौके पर करीब 200 एमओयू पर साइन हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कारोबारियों को अलवर में बेहतर विकल्प मिलता है। अलवर दिल्ली और जयपुर के नजदीक है, यहाँ लेबर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने कहा कि 5 जगहों पर नए उद्योग लगाने के लिए 128 प्रस्ताव मिले हैं। बीड़ा, भिवाड़ी पर्यटन विभाग और यूआईटी अलवर से 21 प्रस्ताव मिले हैं। अलवर जिले में 190 इंडस्ट्रियल
इकाइयों में करीब 5,516 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 17,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली रोड शो में 116 इकाइयों से करीब 3,430 करोड़ के निवेश और करीब 17,000 लोगों को रोजगार दिए जाने का प्रस्ताव मिला है। कुल मिलाकर अलवर जिले में 306 इकाइयों में करीब 9,000 करोड़ का निवेश और 34,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो दूसरे राज्यों जैसा नहीं है, तो यहाँ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट वो करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडस्ट्री यहाँ चल रही है ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे पूरी देश और दुनिया के अंदर, क्योंकि जहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ चल रही हैं उनने बहुत उनकी अच्छी इंडस्ट्री चल रही है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं आती है और लेबर प्रॉब्लम भी नहीं है। एक तरह से टाइम बाउंड यही है कि हर महीने इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जैसे मैं वन स्टॉप शॉप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसी तरह से हर जिले में मैं खुद जाकर के मॉनिटरिंग करूँगी और मैंने घोषणा भी करी है और जिले के अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि मुझे जितनी भी कंपनियां हैं उनकी लिस्ट चाहिए और किस किस तरीके से कौन कौन कंपनी में क्या क्या वैकेंसी निकल रही है। कोई भी चाहे कंपनी वाला हो, इन्वेस्टर्स हो, उसकी भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमें अधिकारी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। ये अभी प्रेस से और सामान्य लोगों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक तो जो आगजनी की घटना है इसकी निष्पक्ष जाँच और एक ST-13 टाइगर जो है गायब हो गया है उसके बारे में निष्पक्ष जांच कर रही है। उधर राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील में स्थित जिला पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन भाषा और पुस्तकालय विभाग के मंत्री राजेंद्र यादव और स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिसर का अवलोकन कर किए गए कार्यों का जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में जिला पुस्तकालय के इतिहास को बताया और लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने की जरूरत को समझाया। उन्होंने छात्रों से ई-लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए कहा। तो आपके पास खजाना है कि इंटरव्यू में कैसे सक्सेस दें, उसकी काउंसलिंग की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी बिगिन में सरकार नियम बनाए, कानून बनाए, समय लग सकता है। और इस लाइब्रेरी में एक दिन निश्चित तौर पर कुछ घंटे इस बात के लिए होने चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर उनके साथ बच्चों का इंस्ट्रक्शन कराएं, जिससे उनमें और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अच्छे ढंग से सक्सेस को प्राप्त कर सके, ऐसी आशा है। तो आप देख रहे हैं और जो सब्जेक्ट कहे हैं तो साहब तो खाली यहाँ आप लोग दिखावा करते हैं वो सब्जेक्ट तो इनके वैसे खुले ही हुए हैं, कहीं उनको कहने की जरूरत नहीं है और जो भी सब्जेक्ट है वो सारे देख करके खुल जाएंगे। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। महामारी के बाद अब महंगाई की मार। ये गर्मी 2 महीने तो क्या माल महंगा रहता है, महंगा ही रहेगा अभी। और बाजार में जो तेल भाव वगैरह पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क पड़ा? पेट्रोल बढ़ने से बहुत फर्क पड़ा है सर। सबसे ज्यादा फर्क तो पेट्रोल डीजल से ही पड़ा है मार्केट में। सब्जियों की कीमत में पेट्रोल डीजल का तड़का। महंगी हो रही है सब्जियां, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ प्राइजेस। मतलब हर चीज़ डबल रेट हो रही है। इवन पेट्रोल डीजल भी गवर्नमेंट ने महंगा कर रखा है। शहर शहर नींबू की कीमत से दांत हुए खट्टे। हालात ये हैं कि नींबू अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 400 रुपए किलो से ज्यादा निकल चुका है। बढ़ गया, जैसे नींबू 20 रुपए किलो 30 रुपए थे, आज 400 रुपए किलो मिल रहा है नींबू। 400 रुपए किलो? 100 रुपए पाव बोल रहे हैं, तो क्या खाएगा इंसान। मरुधरा तेज गर्मी से तप रही है तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद अब सब्जियों के दाम भी आग बरसाने लगे हैं। राजधानी जयपुर हो, जैसलमेर हो या सरहदी श्रीगंगानगर, महंगाई की मार हर तरफ एक ही तरह दिख रही है। जयपुर में नींबू 400 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं, तो जैसलमेर में इसका भाव 300 से 350 रुपए के बीच है। वहीं कोटा में नींबू 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो उदयपुर में भी ये 300 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है। तो श्रीगंगानगर में 350 रुपए किलो कीमत है नींबू की। राजधानी के साथ कोचिंग सिटी कोटा में भी सब्जियों की कीमत लोगों को परेशान कर रही है। सब्जियां 30 से 40% तक महंगी हो गई हैं। घर का खर्च है
वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आमदनी घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो असर है वो सीधे तौर पर सब्जियों पर भी देखा जा रहा है। कितनी महंगाई बढ़ चुकी है सब्जियों पर और घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो गया है? बड़ी मुश्किल हो गया है आपके घर का खर्चा चलाने के लिए। अबे खेती बाड़ी में तो कुछ होता नहीं, हम तो किसान है भाई, तो उसमें क्या महंगाई बहुत बढ़ गई इस साल। जैसे भिंडी पहले 20 रुपए किलो मिलती थी, आज 80-90 रुपए किलो मिलती है, तो कितनी महंगाई, 40% तो महंगाई हो गई। उदयपुर में भी महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद अब सब्जियों के दामों में भी उछाल आ गया है। पहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो जो सब्जी मिल रही थी वो अब 60 से 70 रुपए तक पहुंच गई है। मौसम चक्र में बदलाव और उसके साथ में डीजल पेट्रोल की जो लगातार वृद्धि चल रही है उससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा हो गया है। जो 4 से 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो हद से हद ट्रांसपोर्टेशन होता था, आज वो 8 से 10 रुपए किलो तक हो गया है। ये सारी सब्जियां जो है प्याज, हरी मिर्ची, तरोई, बैंगन, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, करेला और सबसे बड़ी बात जो नींबू आप देख सकते हैं कि करीब करीब मंडी में कहीं इक्का दुक्का दुकान पे दिख रहा है क्योंकि इसके दामों में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपने पूर्वजों को याद करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन बाड़मेर के दो भाइयों ने अपने पिता की 60वीं जयंती के मौके पर अपने गांव और आसपास के करीब 250 लोगों को बाड़मेर हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर भेजा। देखिए दो बेटों की अपने पिता को खास श्रद्धांजलि। जो हमारे ग्राम पंचायत जूना पतरास के अड़ोस पड़ोस की पंचायतों भी साथ में है और हरिद्वार भी तीर्थ करा के। बाड़मेर से ऋषिकेश के लिए इस ट्रेन की रवानगी बेहद खास रही। हर हर गंगे के नारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का एक समूह ऋषिकेश हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। ये धार्मिक यात्रा पिता की याद में उनके बेटों की ओर से किया गया एक अनुपम पहल है। सबको साथ में ले जाके और एक उनकी आत्मा को शांति प्रदान और बाड़मेर का गौरव बढ़ाने के लिए इन भाइयों ने बहुत अच्छी पहल की है। बाड़मेर के उद्यमी तन सिंह चौहान ने अपने गांव के लोगों को ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा करवाने की बात कही थी, लेकिन चौहान अपनी बात को पूरा करने से पहले दुनिया से विदा ले गए। अब उनके दोनों बेटों ने 250 लोगों को हरिद्वार की यात्रा करवाने का जिम्मा उठाया। तो ये 3 दिवसीय टूर है हमारा, तो सभी को ट्रेन के हिसाब से पूरा बुकिंग, खाना पीना, रहना सब कुछ अलग व्यवस्था हो चुकी है। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए एक साथ अपने गांव और उसके आसपास के 250 लोगों की इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों ने अपने कंधे पर ली। उनके दोनों ये पुत्र है, उनका भी मन अपने गांव के प्रति, समाज के प्रति है और जिस तरीके से सबसे बड़ा तीर्थ के रूप में माना जाता है, इन लोगों के मन में अपने गांव के लोगों के प्रति वहाँ तीर्थ के रूप में भेजना और वापस करना सुखद अनुभव उनका खुद का है और ये हिंदू धर्म में भी है। बाड़मेर से निकला ये जत्था बाड़मेर से बीकानेर, चंडीगढ़ होते हुए हरिद्वार पहुंचेगा। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश भी इस जत्थे का पड़ाव रहेगा। पूरी यात्रा में जहां रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था दोनों भाइयों की ओर से की गई है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।